स्वागत है आप सभी का आपके अपने शर्मा कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग जो है वो सीजीपीएससी सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आगामी पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, एबीओ, एडीओ, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार आप जरूर देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की तैयारी आपकी हो रही है। उसी क्रम में हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, परंतु लाइट ऑफ होने की वजह से 8 क्वेश्चन ही कर पाए थे। दोस्तों, उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाएंगे। जो पिछला क्लास नहीं देखे वे जाके जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण आपको वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। बेल आइकॉन को जरूर हिट कर लें। अगर क्लास पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा दोस्तों, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी क्लासेस के संबंध में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन है इसलिए ये मत सोचिए कि ऑनलाइन हम लोग जवाब नहीं देंगे। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कितना नंबर आया है, कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप बिल्कुल कमेंट करके सूचित कीजिएगा, जरूर बताइएगा। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है। बड़े ध्यान से ऐसे प्रश्नों के स्टेटमेंट को पढ़िए जहां पर स्टेटमेंट आपको चूज करना रहता है दोस्तों। उसको बहुत ध्यान से आप पढ़ के आंसर देंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश विधानसभा मूलतः पारित किया गया था 30 दिसंबर 1993 को। ठीक है, तो ये पारित किया गया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसको दोस्तों 24 दिसंबर को स्वीकृति 24 दिसंबर नहीं 24 जनवरी को जो है वो स्वीकृति प्रदान की थी 1994 में। ठीक है, ये भी सही है। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से प्रभावशील किया, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम 1994 था दोस्तों, उसको एज इट इज अधिग्रहित किया और एक विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया था। उसको जो है, जहां पर मध्य प्रदेश शब्द लिखा हुआ था वहां पर छत्तीसगढ़ के उसको विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया और उसी को ही जो है वो क्या किया गया, अधिसूचित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत किया था और 1/11/2000 से ये प्रभावशील है। नेक्स्ट बात करें, यह 1/11/2000 को अधिसूचित किया गया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ये जो है वो 18 जून 2001 को अधिसूचित किया गया। ठीक है, कब किया गया? 18 जून 2001 को। और इसके अलावा ये 7 जून 2001 को इसको विधियों का अनुकूलन जो आदेश है वो क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पारित कब किया गया या अधिसूचित कब किया गया? 18 जून 2001 को। इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया था। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये विधियों का अनुकूलन आदेश है, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इसको पारित नहीं किया था। इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी, ये भी गलत है। यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो सही कौन कौन सा है? स्टेटमेंट ए, बी, सी और जी। ठीक है, तो देखेंगे ए, बी, सी और जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? पहला देखिए, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ग्राम सभा की कुल संख्या का कितना होगा दोस्तों? 1/10 होगा इसकी गणपूर्ति। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3 तो ये तो हो नहीं सकता। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2 ये भी नहीं हो सकता। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला सदस्य होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिलाएं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एक्चुअल में कोरम है 1/10। यदि 300 लोग हैं दोस्तों, 300 लोग हैं तो इसका जो कोरम है वो 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
मतलब 30 सदस्य जो है वो उपस्थित होने अनिवार्य हैं। ठीक है, और इस 30 में भी 1/3 सदस्य क्या हो, महिला हो। मतलब इस 30 में क्या होना चाहिए, 10 महिला सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा, सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, ये गलत है। सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हैं। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1, 5 और 7। तो 1, 5, 7 ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र सुमेलित हैं। बात करें कोरबा नदी बेसिन, तो छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान में कोरबा नदी बेसिन। एक बात यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कोरबा नदी बेसिन तो आता जरूर है, लेकिन जहां पर वर्गीकरण किया गया है, प्राकृतिक विभाजन किया गया है, वहां पर कोरबा नदी बेसिन और छत्तीसगढ़ के मैदान में सम्मिलित नहीं है अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक में। तो यहाँ पर इसको हम नहीं लेंगे। भले आपको लगेगा ये तो सर छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है, परंतु नहीं लेंगे। ठीक है, सबरी नदी बेसिन मैकल पर्वत श्रेणी, तो सबरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से, बस्तर वाले पार्ट में। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये तो यहाँ पर आएगा नहीं। मैकल पर्वत श्रेणी जो है वो पश्चिम भाग में है। नेक्स्ट देखिए, हसदो रामपुर बेसिन बघेलखंड का पठार, बिल्कुल हसदो रामपुर बेसिन जो है बघेलखंड के पठार में। प्राकृतिक विभाजन में जब पढ़ेंगे तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में दोस्तों ये हसदो रामपुर बेसिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मनियारी नदी बेसिन बस्तर का पठार, तो मनियारी नदी तो मुंगेली से निकलती, बस्तर का पठार बस्तर संभाग में है, तो ये भी गलत है। तो सुमेलित है केवल सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा दोस्तों। पहला देखें, गोविंद सागर बांध कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सही है। कोलेरू झील कृष्णा नदी पर, तो कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी के दोआब क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। किसमें, दोआब में, कृष्णा गोवारी के दोआब में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। उकई जलाशय देखेंगे तो ये ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। वुलर झील देखें, झेलम नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न के हिसाब से जो आंसर होगा दोस्तों, कोलेरू झील कृष्णा नदी, ये हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कृष्णा और गोदावरी के दोआब पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से जो आंसर है वो कोलेरू झील बी वाला आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल गलत बात है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों 7वां नंबर आता है भारत का। तो भारत 7वां बड़ा देश है, न कि 5वां। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, ये बिल्कुल सही है। 2.4% स्थल, समस्त स्थल मंडल का 2.4% जो है अधिकृत है। ठीक है, भारत के द्वारा। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ये भी गलत है दोस्तों। अगर भारत की आप बात करेंगे, मैं एक हल्का सा यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए दोस्तों थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, बस समझने के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर गुजरती है कर्क रेखा, आपको पता है। ठीक है, और ये कर्क रेखा जो है वो के उत्तर में, मतलब ये भारत के बीचों बीच होके गुजरती है, इसलिए समूचा भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है ऐसा नहीं है। आधा भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जरूर पड़ता है, ठीक है, और आधा नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 82.5 डिग्री
30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। 82.5 डिग्री जो है वो भारतीय मानक समय रेखा IST है और ये समय को प्रदर्शित करने के लिए भारत के बीचों बीच खींचा गया लाइन है। इसको भी याद रखेंगे, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो कौन कौन सा सही है? ये सही है दोस्तों 2 और 4, ऑप्शन है डी। डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लेगा, आपको जो है दोस्तों ये उसी में मिलेगा इसका PDF। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। तो ये स्थित है दोस्तों उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 732 मीटर। और ये दिगलीपुर करके जगह है उत्तरी अंडमान में, वहीं पर जो है वो स्थित है। इसके अलावा निकोबार की बात करें, निकोबार का जो है वो सबसे ऊंची चोटी कौन से है? तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों माउंट थुलियर। कौन सा है? माउंट थुलियर। और इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। कितना? 642 मीटर इसकी ऊंचाई है। ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ये पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह गीतियोना कहलाता है? अगर आप लोगों ने ढंग से जनजाति पढ़ा होगा तो कंवर में नहीं है, प्रधान में भी नहीं है, भैना में भी नहीं है। बिरहोर जनजाति का युवा गृह जो है दोस्तों वो गीतियोना कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी मतलब लिखने की रीति। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था वर्तनी क्या होती है। वर्तनी मतलब होता है दोस्तों लिखने की रीति, आप लिखते कैसे हैं। तो कौन सा लिखने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आपको बताना है। 31 बचपन से पढ़े हैं, ये 39, 14 और 53। तो आप याद रखिएगा, इसको बचपन से लिखे हो लेकिन कई लोग इसको गलत बताएंगे। 31 ये इसका शुद्ध लेखन है। 39, 39 नहीं होता, होता है 39। 14 ऐसे नहीं लिखा जाता, 14 ऐसे लिखा जाता है। 53 ये सही है दोस्तों। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है हमारा वो द है, ठीक है। ऐसे आपको सीरीज याद रहने चाहिए, ये आपको पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हो, इस वाक्यांश के लिए उचित जो शब्द है दोस्तों वो है रिक्त। क्या कहते हैं? रिक्त। इसको ध्यान रखिएगा, आंसर तो यही है। पुंसचली किसको कहते हैं दोस्तों? जो पर पुरुष के साथ जो गमन करती स्त्री उसको पुंसचली कहते हैं। सद्य स्नाता जो अभी अभी स्नान करके आए हैं, जो तुरंत ही स्नान किया हुआ हो उसे सद्य स्नाता कहते हैं। तुंदिल जो बड़े पेट वाले हैं उसको तुंदिल कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर ए होगा रिक्त। इस विकल्प में निश उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है। तो निश उपसर्ग का प्रयोग देखिएगा दोस्तों, निस्तंद्र। निस्तंद्र जो है वो निस प्लस तंद्र से बना है, निस्तंद्र। अब यहां पर आपको जो है वो कंफ्यूजन कर सकता है, तो यहां याद रखिएगा स चाहे कोई भी हो, स ये हो, स ये हो या स बीच में कोई भी आया हो, लेकिन जब उपसर्ग के रूप में अलग करेंगे तो वो निस ही निकलेगा दोस्तों, ठीक है। दंत स ही निकलेगा, निस, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निस प्लस कंटक, ये हो जाएगा निस प्लस च, ठीक है। तो यहां आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो निस उपसर्ग है वो सभी में है, इसमें भी और स में भी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कार प्रत्यय रहित विकल्प की पहचान कीजिए, जिसमें कार, कार का जो अर्थ लिया जाता है प्रत्यय में दोस्तों वो वाला के अर्थ में प्रयोग होता है। वैसे तो अनेक अर्थ होते हैं मगर मेन याद रखिएगा वाला। सलाहकार सलाह करने वाला, सलाह देने वाला। दस्तकार जो आपको पता है जो अपने कार्य में दक्ष हो, ठीक है। एक विशेष प्रकार की कला होती है दस्तकारी, उसमें दक्ष, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे।
कलाकार, कला वाला, जो कला में निपुण हो, कलाकार, कला वाला। और निराकार, निराकार में ये वाला के शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, ये निर प्लस आ प्लस कार, इसमें कार जो है वो मूल शब्द है, कार करने वाला। ठीक है, कार मतलब यहाँ पर करने वाला, कृत करने वाला से प्रयोग में आया है। ठीक, निराकार जो सब कुछ जो है वो सही करने वाला, निरंकार जो निराकार भगवान की जो उपासक हैं आप लोग पढ़े होंगे, तो उसके लिए प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर, यहाँ जो है वो कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आंसर होगा डी। आगे चलें। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। उक्त वाक्य में मिश्र वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, तो मिश्र वाक्य बनाना है, कंजक्शन वर्ग जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो गए। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, वाक्य जब जुड़ेंगे तो वाक्य का जो मेनली जो शब्द हैं वही रहेंगे। ठीक है, तो इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा आप देखिएगा। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, गलत है। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये भी एक दृष्टि से गलत है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज आएगा, जिन छात्रों ने परिश्रम किया, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ये इसका सही शब्द होगा। ठीक है, जिन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, हड़प्पा। कहाँ से? हड़प्पा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से जो है वो प्राप्त हुई है प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति। इसके अलावा विशाल अन्नागार, अन्नागार क्या होता है दोस्तों? अन्न को जहां पर भंडारण करके रखा जाता था उसको बोलते हैं अन्नागार। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा अन्नागार। ये भी कहां से मिला है? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, विशाल नानागार। और जो अन्नागार था दोस्तों वो 6 और 6 कमरे में श्रृंखला में टोटल 12 कमरे प्राप्त हुए हैं, जहां पर हड़प्पा के काल में अन्न जो है वो भंडार करके रखा जाता था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रहना चाहिए, बैल, दोनों के जो है वो क्या मिला है मुद्रा में? बैल का जो है वो मुहर मिला है। अब यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के मुहरों में भी है और मेसोपोटामिया के सभ्यता के मुहरों में भी है। इसका मतलब दोनों जो सभ्यताएं थी उन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध था, दोनों के बीच पैसा का लेन देन होता था, व्यापार होता था, इसलिए दोनों की मुद्राओं में सेम जो है वो क्या मिलता है? मुहर मिलता है दोस्तों बैल का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कार्य है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। चुनाव आयोग का कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियां तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव करवाना। बहुत बढ़िया दोस्तों, और इसमें जो आंसर होगा, चुनाव क्षेत्र को परिसीमन बिल्कुल चुनाव आयोग करता है, मतदाता सूचियां तैयार करना बिल्कुल, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना बिल्कुल, राजनीतिक दलों को न केवल मान्यता प्रदान करना बल्कि चिन्हों का आवंटन करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, ये सभी जो है चुनाव आयोग के कार्य हैं, और चुनाव करवाना तो ये करती ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 व 4, 3, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। लोक लेखा समिति, जिसको हम लोग कहते हैं पीएससी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कमेटी। ठीक है, पीएससी, पीएससी का कार्य क्या होता है दोस्तों? पीएससी जो है वो सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सीएजी के द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है सीएजी द्वारा, उसका क्या करता है? उसकी जांच करती है पीएससी, लोक लेखा समिति। इस समिति में जो है दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, आप लोगों को पता है। इसमें से 15 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा से होंगे और 7 जो सदस्य होंगे वो राज्यसभा से होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर पूछा है क्या कि इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी से होगा। ठीक है, जो विपक्ष में है उन्हीं में से जो है वो पीएससी का अध्यक्ष बनाया जाता है। दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, मैंने बता दिया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। मानवाधिकार आयोग आपके सीजीपीएससी प्री में भी है और डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कौन हो सकता है। ए, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, सेवारत मतलब जो सेवा में हो, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश हाई कोर्ट का, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यह मुख्य न्याय मूर्ति। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है दोस्तों, केवल वही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, वही उन्हीं को ही जो बनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो भारत का नया महानियंत्रक ये सीजीए है दोस्तों, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये है लेखा महानियंत्रक, और सीएजी अलग है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, वो अलग होता है। वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए अभी नियुक्त हुई है सोनाली सी, किसके स्थान पर, दीपक दास के स्थान पर दोस्तों सोनाली सी की नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक का कौन सा जिला स्कूल में हिजाब बैन को लेकर चर्चे में रहा था। तो आपको पता है दोस्तों उडुपी जिला है। उडुपी जिला में जो स्कूल में जो 5 लड़कियां हैं, 5 या 6 लड़कियां जो है वो जाती हैं हिजाब पहनकर, तो उसको कैंपस में रखा जाता है, लेकिन क्लास में बैठने से उनको मना कर दिया जाता है, बैठने के परमिशन नहीं दिया जाता है। वे लड़कियां जो है वो फिर वहां पर आंदोलन करती हैं और वो फिर व्यापक रूप ले लेता है आसपास के राज्यों, यहाँ तक हाई कोर्ट तक मामला चला जाता है और अभी भी ये पेंडिंग है। दूसरे दिन वहां पर दोस्तों भगवा वाले जो है वो भगवा वस्त्र पहनकर चले गए और इस प्रकार से ये जो है वो बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेता है। हाल ही में चर्चा में रहा था, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा कर्नाटक का उडुपी जिला। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ कब किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों 1 मार्च 2022 को। हमारा जो आंसर है वो होगा 1 मार्च 2022 को। इसमें अभी हाल ही में 2 लड़कियों को 20-20 हजार का चेक प्रदान किया गया है। नोनी सशक्तिकरण मतलब यहाँ की लड़कियों को, नोनी यहाँ लड़की को बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है 1 मार्च 2020 से। ठीक है, 2022 से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा जो सीरीज है, और इसके अलावा हमारी जो है वो क्लासेस चल रही हैं, मैंने आपको बताया ही था कि पटवारी की कह लीजिए या कह लीजिए आरआई की या कह लीजिए हॉस्टल वार्डन की या कह लीजिए पीएससी की या कह लीजिए व्यापम की, सभी में जो है वो छत्तीसगढ़ का पोर्शन, जीके जीएस का पोर्शन इंक्लूड रहता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसके संबंध में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो हम सब संपर्क करके हमारे साथ जुड़कर वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो बिल्कुल इसको लाइक करके जाएंगे, कमेंट जरूर करेंगे अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी, और कितना नंबर आया है ये भी बताएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर शो हो रहा है, टेलीग्राम लिंक है, तो आप किसी भी इंक्वायरी से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और दूसरा टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये जो क्लासेस हैं वो आपको
पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।